ICSI CS Professional December 22 exams are around the corner, and one of the differentiating factor in exam is the way we present what we know and also what we don't know. Hi again. In this video, I am presenting the analysis of my certified copy of one of the Pakao subject of CS Professional, that is Governance, Risk Management, Compliance and Ethics, in short GRMC. Well, with regard to presentation of an answer, you may have questions like how much to write, how to write, whether in paragraph or points, importance of highlighting the keywords, and how to answer when you don't know the exact answer. So, without wasting any time, let's jump into the analysis to find the answers to these questions. So, this is the certified copy of GRMC. सारे क्वेश्चंस इसमें भी मैंने अटेम्प्ट जो है करे थे और स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 53 मार्क्स आउट ऑफ 100. सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, तो सबसे पहले जो पार्ट सेकंड है वो मैंने अटेम्प्ट करा था, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए वाला है. पार्ट सेकंड मेंशन कर दिया क्लियरली, क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो आपने वो मेंशन कर दिया क्लियरली और उसका कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो. ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था कि इसमें एक्सप्लेन करना था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम इन ब्रीफ. यहाँ पर जो आंसर लिखा है 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स है इसके. मैंने इसको किस तरीके से आंसर करा, तो ईआरएम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. लाइन से कंपोनेंट्स लिखे, जो 8 कंपोनेंट है वो 8 के 8 कंपोनेंट लिखे. आप देखो हेडिंग जो है वो मैंने प्रॉपर्ली दी है और हेडिंग को अंडरलाइन भी करा हुआ है जिससे वो अलग से दिखाई दे. कंट्रोल एक्टिविटीज वाला जो पॉइंट है उसके अंदर मैंने क्या चीज़ लिखी, पॉलिसीज, बुलेट पॉइंट बना करके लिखा हर एक के अंदर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर इफेक्टिव रिव्यू ऑफ ईआरएम इम्प्लीमेंटेशन. अब इसी को अगर इसमें देखेंगे गाइडलाइन आंसर में, तो इन्होंने लिखा है कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड इंप्लीमेंटेड टू हेल्प एंश्योर द रिस्क रिस्पॉन्सेज आर इफेक्टिवली कैरीड आउट. तो इसका अगर लाइन आप देखो तो सेम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं लिखा मैंने, जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके बेसिस पे लिखा. और ये जो लाइन है इसका मतलब ही क्या होगा कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन है ईआरएम का उसको क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो. तो यहाँ पे भी आपको इस पेपर में एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बाकी पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं. मॉनिटरिंग वाला जो पॉइंट है सेकंड मैंने वो मेंशन करा. ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया था, गाइडलाइन आंसर में जो ऑर्डर है वो अलग है और जो मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है वो अलग है, क्योंकि ये स्टेप्स नहीं है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. जो मैंने मॉनिटरिंग वाला पॉइंट लिखा है इसमें जितना इन्होंने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग की जो ये पहली लाइन इन्होंने लिखी है ये मैंने नहीं लिखा. मैंने सीधे लिखा कि मॉनिटरिंग जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, तो ऑनगोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू या सेपरेट इवेल्युएशंस के थ्रू. और क्यों करते हैं वो मैंने खुद से लिखा है. इट कैन बी डन बाय मैनेजमेंट ऑन ऑनगोइंग बेसिस या सेपरेट इवेल्युएशंस, ये चीज़ मैच होती है वहाँ पे. बाकी ये वाला जो पॉइंट है ये खुद से लिख दिया कि इट इज़ डन टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ईआरएम. इसके बाद में रिस्क असेसमेंट वाला जो पॉइंट है वो मेंशन करा. रिस्क असेसमेंट वाले पॉइंट में अगर गाइडलाइन आंसर में देखें तो यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग में कि रिस्क आर एनालिस्ट कंसिडरिंग लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट. ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने मेंशन नहीं करी. यहाँ पर ये वाली जो लाइन लिखी है कि रिस्क आर असेस्ड ऑन एन इनहेरेंट या रेसिडियल बेसिस, ये चीज़ मैंने भी मेंशन करी है और बाकी का पॉइंट खुद से लिखा है. तो इट इज़ डन आइदर ऑन इनहेरेंट या रेसिडियल रिस्क बेसिस. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, प्रायोरिटाइजिंग इट एंड डेवलप रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. तो लैंग्वेज आप देखो कहीं पे भी सेम नहीं है, आपको यहाँ पर भी सेम लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है. कई बार ये जो है क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हमको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी है. नहीं, एग्जैक्ट लैंग्वेज जीआरएमसी में भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ कीवर्ड्स जो है बस वो लर्न करने हैं. आपको हेडिंग्स प्रॉपर्ली याद रखनी है. अगर आप हेडिंग्स देखोगे तो हेडिंग्स पूरी प्रॉपर है अभी तक. कंट्रोल एक्टिविटीज प्रॉपर्ली मेंशन करा, मॉनिटरिंग सही से मेंशन करा है, उसके बाद में रिस्क असेसमेंट सही से मेंशन करा है. उसके बाद वाला जो पॉइंट लिखा ऑब्जेक्टिव सेटिंग वाला, ऑब्जेक्टिव सेटिंग वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है, तो ये भी इसकी भी हेडिंग जो है वो सही है. इसमें से मैंने स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है बट ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी. मैंने सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखा है कि प्रॉपर एक प्रोसेस होना चाहिए टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, जिससे कि वो एंटिटी के मिशन के साथ क्या हो, अलाइंड हो. तो ईआरएम एंश्योर्स दैट प्रोसेस इज इन प्लेस टू सेट ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशंस मिशन. बस इतना सा लिखा. देन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वाले पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन करा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर और कम्युनिकेट करी जाए जिससे कि जो भी पर्सनल है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स को कैरी आउट कर सके. तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, टाइम फ्रेम, फॉर्म, ये सारी चीज़, बट ये सब मैंने नहीं लिखा. सिर्फ ये चीज़ें लिखी, कैप्चर्ड, कम्युनिकेटेड एंड टू इनेबल पीपल टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो यहाँ पर जैसे लिखा है ईआरएम एंश्योर्स दैट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड एंड कम्युनिकेटेड टू इनेबल पर्सनल परफॉर्म देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसके बाद रिस्क रिस्पॉन्स वाला पॉइंट जो है वो लिखा. रिस्क रिस्पॉन्स वाला पॉइंट मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है रिस्क रिस्पॉन्स अवॉइड एक्सेप्ट रिड्यूस या शेयरिंग रिस्क, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी. इट हेल्प्स टू चूज एप्रोप्रिएट रिस्क रिस्पॉन्स दैट इज अवॉइड एक्सेप्ट ट्रांसफर रिड्यूस द रिस्क. इवेंट आइडेंटिफिकेशन वाले पॉइंट में यहाँ पर
लिखा इन्होंने कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स अफेक्टिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। और भी आगे कई सारी चीज़ लिखी है, बट ये सब मैंने मेंशन नहीं करा, मैंने सिर्फ ये इतनी चीज़ मेंशन करी। Event identification में it helps to, यानी ERM helps to identify the internal and external events that could affect the organization's ability to achieve objectives. Then internal environment वाला point, internal environment वाला जो point है इसमें यहाँ पर लिखा है कि it helps in setting the tone of an organization and sets the basis for how the risk is viewed and addressed by entities people. बट ये वाली लाइन जो है वो मैंने मेंशन नहीं करी, मैंने सीधे लिखा sets the basis में इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी, और इसके आगे भी जो लिखा है वो भी मैंने मेंशन नहीं करा। तो मैंने सिर्फ क्या चीज़ मेंशन करी, इट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट ब्रिंग्स आउट द रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी। तो इसमें इसके अंदर एग्जामिनर ने 4 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 5। इस आंसर को देखने के बाद में कुछ चीज़ें जो क्लियर हो जाती है वो ये कि हेडिंग्स आपको प्रॉपर्ली मेंशन करनी है। अगर आप हेडिंग्स में गलती करते हो तो फिर वो जो आपकी मिस्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाती है, तो इसलिए आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। तो आपको हेडिंग लिखने में कोई गलती नहीं करनी है, आपको हेडिंग प्रॉपर्ली लिखना है। मैंने बुलेट पॉइंट्स वाला जो है वो फॉर्मेट फॉलो करा, आप पैराग्राफ वाला भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपको कैसे सही लगता है लिखना, दोनों में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। और आपको जब इलेबोरेट करना है तो आप वहाँ पे अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपनी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्पेसिंग वाला जो पॉइंट हम ऑलरेडी हमने जो पिछले पेपर डिस्कस करे हैं उसमें भी मैंने बोला कि स्पेसिंग आपको प्रॉपर रखनी चाहिए, जिससे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी लेजिबल जो है वो हो जाती है। तो स्पेसिंग का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना, जो भी आप कीवर्ड्स लिख रहे हो उनकी अंडरलाइनिंग का ध्यान रखना, वो मैंने पहले भी डिस्कस करा है अर्लियर एनालिसिस में कि आपको अंडरलाइनिंग करना है कीवर्ड्स को, आपको हेडिंग्स जहाँ पर आप शो कर रहे हो तो उनको आप अलग से दिखाओ, या केस लॉ अगर मेंशन करो तो उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो वो सारी चीज़ें तो हर पेपर में कॉमन रहेगी। उसके बाद मैंने करा था क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 के डी में इन्होंने पूछा था कि आप एक्सप्लेन करो, रिस्क ओवरसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर बोर्ड एंड सेम कैन बी अचीव थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड रिव्यू मैकेनिज्म। इन व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रिव्यू मैकेनिज्म व्हिच मे बी फॉलोड बाय द बोर्ड फॉर रिस्क ओवरसाइट। तो इसका आंसर यहाँ पे इतना सा आंसर है ये इसका, इसमें 5 पॉइंट्स है। यहाँ पे रिस्क ओवरसाइट मैंने लिखा है, रिस्क ओवरसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर बोर्ड एंड सेम कैन बी अचीव थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड रिस्क मैकेनिज्म व्हिच इंटर आलिया कुड इंक्लूड। यहाँ पर इन्होंने भी यही चीज लिखी है स्टार्टिंग में, रिस्क ओवरसाइट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर बोर्ड एंड सेम कैन बी अचीव थ्रू अ रिव्यू मैकेनिज्म व्हिच इंटर आलिया इंक्लूड। सबसे पहली चीज, डेवलप रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड रिस्क एपेटाइट। Developing policies and procedures around risk that are consistent with the organization's strategy and risk appetite। तो यहाँ इस वाले आंसर में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो गाइडलाइन आंसर से मैच कर रही है मेरी। उसके बाद टेकिंग स्टेप्स, यहाँ पर लिखा है टेकिंग स्टेप्स टू फोस्टर रिस्क अवेयरनेस, यहाँ पर मैंने लिखा है टू फोस्टर रिस्क अवेयरनेस। उसके बाद में एनकरेज कल्चर ऑफ रिस्क एडजस्टिंग अवेयरनेस, एनकरेज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ रिस्क एडजस्टिंग अवेयरनेस। देन मेंटेनेंस ऑफ रिस्क रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ रिस्क रजिस्टर। एंड फिर उसके बाद में कंप्लायंस सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू रिस्क असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्क मिटिगेशन मेजर्स। कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिटिगेशन मेजर्स। तो एग्जैक्ट वैसा का वैसा नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग है, लेकिन इस अगर पहला जो हमने देखा है 4 का ए, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादा चीज़ें गाइडलाइन आंसर से मैच कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स दिए हैं 5 में से। और इसका रीज़न क्या है तो उसको लेकर के मैं भी श्योर नहीं हूँ कि इसका क्या रीज़न है, उन्होंने ऐसा क्यों करा है। बट एनीवे आपको तो ये ध्यान रखना है बस कि आप अपनी तरफ से जो भी पॉइंट है, जो भी रेलेवेंट पॉइंट है उस आंसर से रिलेटेड वो आप लिख करके आओ। लैंग्वेज आप खुद की यूज़ कर सकते हो, तो लैंग्वेज का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, लैंग्वेज आप खुद की यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने करा था 4 का जो सी वाला है, 4 का जो सी वाला है उसमें इन्होंने पूछा था एक्सप्लेन द टर्म फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड रिस्क पहले एक्सप्लेन करना था, तो एक चीज़ ये पूछी थी, और दूसरा फिर पूछा था मेथोडोलॉजी बतानी है टू मैनेज द फ्रॉड रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेथोडोलॉजी एंड देन 2 चीज़ें, फ्रॉड रिस्क और मेथोडोलॉजी की कैसे उसको मैनेज करेंगे। इसको इन्होंने कैसे आंसर करा, तो सबसे पहले फ्रॉड रिस्क इन्होंने एक्सप्लेन करा, ये पूरा फ्रॉड रिस्क, और फिर इन्होंने मेथोडोलॉजी जो है उसमें जो फ्रॉड रिस्क के लिए पॉलिसी बनती है बस उसी के पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब मैंने इसका आंसर कैसे करा, तो मैंने भी वही फ्रॉड रिस्क को जो है यहाँ पे डिफाइन करा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने अलग तरीके से करा है, उन्होंने लिखा है फ्रॉड रिस्क इज द रिस्क ऑफ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल मटेरियल और रेपुटेशनल लॉस एज द रिजल्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्शन ऑफ पर्सन्स इंटरनल एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उन्होंने फ्रॉड इज परपिटेटेड थ्रू द अब्यूज ऑफ सिस्टम कंट्रोल प्रोसीजर वर्किंग प्रैक्टिसेस, और भी कई सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी है, बट ये सारी चीजें मैंने मेंशन नहीं करी। मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट करा है, फ्रॉड रिस्क रेफर्स टू द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट्स एम्प्लॉइज एंगेजिंग इन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स विद इंटेंट टू डिसीव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज। फ्रॉड रिस्क अराइजेस ड्यू टू वीक इंटरनल कंट्रोल्स। ये दोनों में फ्रॉड रिस्क को एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद बता दिया कि फ्रॉड रिस्क जो है वो मैनेज कैसे हो सकती है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इन द रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देन ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप अ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस सच रिस्क। जो क्या क्या काम करेगी, तो वो पॉलिसी क्या क्या करेगी, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर अब आप देखो यहाँ पे जो
ये वाला पॉइंट है जिसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट करा हुआ है अपने गाइडलाइन आंसर में, डिफाइनिंग फ्रॉड एंड ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाले पॉइंट्स ऊपर बता दिए थे और ये वाले पॉइंट्स उनके गाइडलाइन आंसर में नहीं है। तो गाइडलाइन आंसर में ये वाले पॉइंट्स नहीं है, तो अगर मैं ये वाले पॉइंट्स नहीं बताता तो कहीं ना कहीं मैं सीधे इनको एक्सप्लेन कर सकता था, बट मैंने ये वाले पॉइंट्स, मेरे को लगा कि ये वाले पॉइंट्स रेलेवेंट है, वाले पॉइंट्स यहाँ पे बताने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए कि पूरी प्रॉपर पॉलिसी होगी, तो दैट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी टू मैनेज द फ्रॉड रिस्क। तो मतलब वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने ये लिखा, बट क्योंकि ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जो कि एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, जो गाइडलाइन आंसर में भी एक्सप्लेन करी हुई है, इसीलिए इसमें उन्होंने जो है 3 मार्क्स दिए हैं 5 में से। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने क्वेश्चन की क्या अंडरस्टैंडिंग ली और वो किस तरीके से पूछना चाहते थे, वो क्या चीज़ आपको चाहते थे कि आप मेंशन करो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन जो है वो सही से अंडरस्टैंड करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी वाला है वो मैंने अटेम्प्ट करा। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में इन्होंने रिस्क रजिस्टर क्या होता है वो पूछा था और उसका टेम्पलेट जो है वो बनाने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है उसमें बोला था एक्सप्लेन द टर्म रिस्क रजिस्टर एंड गिव अ टेम्पलेट ऑफ रिस्क रजिस्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इन्होंने रिस्क रजिस्टर की डेफिनेशन मेंशन करी, इन्होंने जो डेफिनेशन मेंशन करी और जो मैंने डेफिनेशन मेंशन करी वो दोनों अलग अलग है। रिस्क रजिस्टर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट रिस्क एज फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेथोडोलॉजी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मिटिगेट द रिस्क। उसके बाद रिस्क रजिस्टर मस्ट कंटेन, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो नेम ऑफ रिस्क होना चाहिए, उसका नेचर, रूट कॉज, सेवेरिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स ऑकरेंस, मेथोडोलॉजी ऑफ रिस्क मिटिगेशन, और फिर उन्होंने एक टेम्पलेट जो है वो बना करके दे दी जिसमें उन्होंने सीरियल नंबर मेंशन करा, रिस्क एरिया, की रिस्क, रूट कॉज, मिटिगेशन मेजर्स। अब आप देखोगे टेम्पलेट जो उन्होंने बनाई है उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स मेंशन करे, लेकिन यहाँ पर जब मैंने आंसर करा इसका तो मैंने रिस्क रजिस्टर को काफी ज्यादा एक्सप्लेन करा है और टेम्पलेट में मैंने सिर्फ 1 पॉइंट इंक्लूड करा है, इसलिए यहाँ पर जो है मार्क्स में भी सिर्फ 2 मार्क्स जो है वो 5 में से दिए हैं, क्योंकि वो गाइडलाइन आंसर से मैच नहीं करा। गाइडलाइन आंसर में 3 पॉइंट्स थे, यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 ही पॉइंट दिया। मैंने क्या लिखा इसमें, तो रिस्क रजिस्टर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड रिस्क, क्लासिफाई देम इन ब्रॉड रिस्क एरियाज and mentioning the potential risk responses corresponding to each identified risk. It is primarily used at the risk identification stage of the risk management process. किस स्टेज पे करते हैं इसको यूज वो बता दिया. It serves as a ready reckoner at the time of risk analysis and assessment, and it also helps in effective communication of risk across the organization and serves as a guide for future potential risk. अब ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो रिस्क रजिस्टर एक्चुअली में क्या होता है वो मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म रिस्क रजिस्टर उसी के बेसिस पे सॉल्व करना था, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, चारों पॉइंट्स जो लिखे हैं ये पूरे पॉइंट्स मन से लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कि रिस्क रजिस्टर क्या होता है। अच्छा, टेम्पलेट जो है रिस्क रजिस्टर की वो मॉड्यूल में दी हुई है। अब टेम्पलेट किस तरीके से लिखी, तो सीरियल नंबर मैंने भी मेंशन करा, जहां पर इन्होंने मेंशन करा है रिस्क एरिया, मैंने उसको नाम दिया रिस्क कैटेगरी। जहां पर यहाँ लिखा है की रिस्क, मैंने इसको मेंशन करा आइडेंटिफाइड रिस्क। उसके बाद रूट कॉज यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा रीजंस फॉर द रिस्क। और उसके बाद में इन्होंने लिखा है मिटिगेशन मेजर्स, यहाँ पर मैंने करा पोटेंशियल रिस्पॉन्स। और फिर मेंशन जो भी इसमें एग्जांपल था वो मेंशन कर दिया, बट क्योंकि एक ही मेंशन करा और क्योंकि जो उन्होंने रिस्क रजिस्टर के बारे में लिखा है और जो मैंने रिस्क रजिस्टर के बारे में लिखा है वो दोनों अलग अलग है, इसीलिए जो है इस क्वेश्चन में जो है 2 मार्क्स मेरे को मिले 5 में से। तो ये भी चीज़ होती है कि कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसको लेकर के बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, प्योर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, तो डिफरेंसेस या वेरिएशंस जो है वो गाइडलाइन आंसर से अलग बिल्कुल आपका आंसर हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे आप भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट करा वो था पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल ए का फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन पार्ट 3 क्लियरली मेंशन कर दिया, पार्ट 3 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो अटेम्प्ट करा। और सबसे पहले जो मैंने अटेम्प्ट करा वो था जो उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा था कि 10 पॉइंट लिखने थे कोई भी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल टेक्निक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करे, कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन करे, आंसर यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ मैं साथ साथ में, बता इसको कंपेयर करते जाएंगे। हाँ, फॉलोइंग 10 पॉइंट्स इन्होंने मेंशन करे, देयर शुड बी अ क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क, ये क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क वाला पॉइंट मेंशन करा मैंने। उसके बाद में सिग्रीगेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, सिग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ रोल्स वाला पॉइंट ये मेंशन करा। मैंडेटरी जॉब रोटेशन होना चाहिए, मैंडेटरी जॉब रोटेशन ये वाला पॉइंट है। जॉब रोटेशन ऑफ स्टाफ ड्यूटीज पीरियडिकली ये मेंशन करा है। आस्क एम्प्लॉइज टू गो ऑन मैंडेटरी लीव टू नो इफ एनीवन इज प्लेइंग फाउल विद द सिस्टम, ये वो वाला पॉइंट, मैंडेटरी लीव सो अदर पर्सन में कम टू नो इफ समवन इज प्लेइंग फाउल विद द सिस्टम। उसके बाद में नो पर्सन शुड हैव एक्सेसिव कंट्रोल ओवर द प्रोसेसेस, तो नो सिंगल पर्सन शुड बी अलाउड टू हैव एक्सेस और कंट्रोल ओवर एनी इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑपरेशन। उसके बाद पीरियडिकल रिव्यू ऑफ असेट्स टू एंश्योर देयर एग्जिस्टेंस और परफॉर्मिंग कंडीशन, यहाँ पर पीरियडिकल रिव्यू ऑफ असेट्स वाला पॉइंट ये रहा, पर्सन्स हैविंग नहीं सॉरी ये रहा, पीरियडिकल इंस्पेक्शन ऑफ फिजिकल असेट्स बी कैरीड आउट टू एंश्योर इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस एज वेल एज इन गुड वर्किंग कंडीशंस।
देन उसके बाद पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द एसेट शुड नॉट हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ये वही वाला पॉइंट है। पर्सन हैविंग द चार्ज ऑफ इंपॉर्टेंट एसेट शुड नॉट बी अलाउड टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, यहाँ तक सारे पॉइंट्स मैच होते हैं, ये वाला पॉइंट भी मैच होता है। द वर्क फ्लो प्रोसेस शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट एंड ऑफ द वर्क ऑफ वन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वर्क ऑफ अनदर टू एंश्योर इंटरनल चेक। ये वाला जो पॉइंट है ये रहा यहाँ पे, वर्क फ्लो प्रोसेस भी डॉक्यूमेंटेड और स्टैंडर्डाइज्ड सो दैट स्टाफ में परफॉर्म द वर्क एज सजेस्टेड इन द वर्क फ्लो चार्ट। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन नहीं करा क्योंकि एनी 10 लिखने थे, तो यहाँ पे तो मॉड्यूल में जितने लिखे उन्होंने पूरे लिख दिए। अच्छा, इन्होंने भी एनी 10 ही लिखे बट मॉड्यूल में ज़्यादा है, या आई एम नॉट श्योर, मॉड्यूल में शायद 10 ही पॉइंट है, यही 10 पॉइंट है शायद मॉड्यूल में। बट हाँ, अभी तक जो पॉइंट्स है वो मैच हुए हैं, बट ये जो 2 पॉइंट है, जो 8th वाला पॉइंट है और जो 9th वाला पॉइंट है, ये दोनों मैंने मन से लिखे हुए हैं। Appropriate measures to ensure that transactions are carried out by authorized personnel and strict disciplinary action against erring staff। क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स मैंने मन से लिखे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी एग्जामिनर इवैल्यूएट करा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर उसने जो है 3 मार्क्स जो है वो 5 में से दिए हैं। वन ऑफ द रीजन, एक तो ये हो गया कि ये 2 पॉइंट्स मन से मेंशन करें, और दूसरा ये कि जो लैंग्वेज है पॉइंट्स की वो गाइडलाइन आंसर से थोड़ी सी अलग है। और एग्जैक्टली वैसे आप इट इज़ डिफिकल्ट कि हम एग्जैक्टली लिख पाएँ जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है, बट स्टिल अगर आप जितना आप उस लैंग्वेज के क्लोज जा सकते हो उतना बेटर होगा। बट एग्जैक्ट लैंग्वेज पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स जो है वो आप मेंशन करोगे तो भी वो जो प्रॉक्सिमिटी है कि आपकी जो लैंग्वेज है और जो गाइडलाइन आंसर्स में लैंग्वेज लिखी है वो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी। उसके बाद 5A का जो सेकंड है वो मैंने करा, इसमें 5 इन्फॉर्मेशन को इन्होंने पूछा था कि क्या 5 इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिट कमेटी को मैंडेटरीली जो है वो रिव्यू करनी होती है। सो सेकंड में यही पूछा था, स्टेट एनी 5 इन्फॉर्मेशन विच आर टू बी मैंडेटरीली रिव्यूड बाय द ऑडिट कमेटी। इसमें ऑडिट कमेटी मैंडेटरीली रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो इसमें सबसे पहले मैंने भी ये लिखा है 5 इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। मैनेजमेंट लेटर्स, लेटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर और ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एज सबमिटेड बाय मैनेजमेंट। यहाँ पर अभी तक आप देखो तो जो ये वाला पॉइंट है, मैनेजमेंट लेटर्स, लेटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेस एंड अपॉइंटमेंट, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो मैच होते हैं। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिखना था, मैंने सिर्फ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन लिखा, रिलेटेड पार्टी में मिस कर गया, तो ये एक गलती हुई। उसके बाद में इन्होंने मेंशन करा स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस वाला पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस वाला जो पॉइंट है वो मैंने मेंशन करा यहाँ पे। अच्छा, अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इन्होंने 6 पॉइंट्स दिए, इन्होंने पूछे सिर्फ कितने हैं, कोई भी 5, यहाँ पर इन्होंने दिए 6, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मैंने मेंशन नहीं करा, मैंने ये 5 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करे, और इसमें मुझसे जो है वो गलती हो गई थी, रिलेटेड पार्टी मैंने मेंशन नहीं करा। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वाला जो पॉइंट है वो भी इन्होंने पूरा प्रॉपर्ली इलेबोरेट थोड़ा सा करा हुआ है। यहाँ पे ये आगे की लाइन जो लिखी, इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी एप्लीकेबल सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ये मैंने नहीं लिखी, और ये यहाँ पे जो आगे की लाइन जो मैंने मार्क करी है ये भी मैंने नहीं लिखी, मैंने सिर्फ इसमें लास्ट में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन बोथ क्वार्टरली एंड एनुअली इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 32 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो इसके बेसिस पे जो है 2 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर ने दिए 5 में से। अब 2 क्यों दिए हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ऐसा कोई गलती नहीं है, बट येस इनकम्प्लीट है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा जो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, रिलेटेड पार्टी वाली चीज़ मेंशन करनी थी यहाँ पे, ये चीज़ मैंने मेंशन नहीं करी, और इसके लिए एग्जामिनर ने जो है वो 3 मार्क्स जो है वो इसमें कट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A का जो थर्ड वाला है, क्वेश्चन नंबर 5A के थर्ड में इन्होंने GRI स्टैंडर्ड के 5 डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स जो है वो पूछे थे। तो आपको ये भी दिखाई देगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ही आते हैं इन दोनों पार्ट्स में, पार्ट आपका जो सेकंड पार्ट है और जो आपका थर्ड पार्ट है। यहाँ पे उन्होंने पूछा था कंसिडरिंग द स्टेटमेंट डिस्कस एनी 5 डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स ऑफ GRI स्टैंडर्ड, और हर एक डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछने के पहले उन्होंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जिससे पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमसे इन्होंने केस स्टडी पूछ ली, बट एसेंशियली केस स्टडी नहीं पूछ रहे हैं, बस वही बुक में जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, जो पैराग्राफ दिए होते हैं, वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट उठा लेते हैं, उसको यहाँ पे लिख देते हैं और फिर उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे थर्ड वाले में भी करा, GRI के बारे में थोड़ा सा लिख दिया और फिर उसके बाद उसके 5 डिस्टिंक्टिव एलिमेंट्स पूछ लिए। अब यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि हेडिंग्स आपको प्रॉपर्ली लिखनी है, हेडिंग्स में यहाँ पर मैंने भी गलती करी है, हेडिंग्स यहाँ पर मैंने भी एग्जैक्ट सेम नहीं लिखी। 5A का जो थर्ड वाला है, 5A का थर्ड वाला है, ये वो 5 है जिसमें सबसे पहले मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा, मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट, और उसको फिर जो है अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अगेन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो उसके अंदर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो उसके अंदर नहीं है, तो एग्जैक्ट सेम मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट, अब रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट वाला जो पॉइंट है इसकी जगह पर मैंने क्या चीज़ मेंशन कर दी, मैंने एंगेजमेंट मेंशन कर दिया, बल्कि एक जो पॉइंट है मेरे को लिखना था रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट,
और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें जो बात मैंने लिखी है एक्सप्लेनेशन में वो वही लिखी है जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन ये जो नंबर वगैरह है ये तो ऑब्वियसली याद करके नहीं गए थे, तो ये नंबर वगैरह नहीं लिखा कि 250 कॉर्पोरेशन 92%, 74%, बट इसमें अगर आप देखो तो यही बात लिखी है कि इनका कोलैबोरेशन है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कोलैबोरेशन है इनका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि ये 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सचेस। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने जो है इसके अंदर मेंशन कर दिया इंगेजमेंट के अंदर। ये जो है ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी कि गलत है, क्योंकि ये वाला पॉइंट एंगेजमेंट के अंदर नहीं आना था, ये यहाँ पे आना था इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स में। तो आप देखो हेडिंग में मिस्टेक है, ठीक है, हेडिंग में मिस्टेक है। फिर इसको मैंने सही करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, इसको कट करने की बजाय मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस वाला जो पॉइंट है वो इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट में ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये सही है, बट इंगेजमेंट के अंदर जो ये वाला मैंने दिया हुआ है ये गलत है, ये रिकॉर्ड ऑफ यूज और एंडोर्समेंट के अंदर आना था। उसके बाद जो पॉइंट इसमें मेंशन है गवर्नमेंटल रेफरेंसेस एंड एक्टिविटीज। अब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये वाला गवर्नमेंट एनकरेजमेंट एंड रेगुलेशन। तो मैंने हेडिंग क्या दी है, गवर्नमेंट एनकरेजमेंट एंड रेगुलेशन, और बात उसमें सही लिखी है। इनेबलिंग पॉलिसी आपको यहाँ पे भी दिखेगा, इनेबलिंग पॉलिसी वाला पॉइंट पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंदर जो लिखा है वो सही है, बस एक में यहाँ पे गलत लिखा मैंने, जो अंदर लिखा ये एंगेजमेंट वाले पॉइंट में। और फिर उसके बाद एक पॉइंट है इंडिपेंडेंस वाला। इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट एज आई सेट कि ये वाला ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर इंडिपेंडेंस वाली पॉइंट आता, तो मैंने उसको कट करने की बजाय ब्रैकेट में इंडिपेंडेंस लिख दिया था। बाकी वो GSSB वाली जो चीज़ है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड वो मेंशन कर दिया, बट मैंने ज़्यादा इलेबरेट करने की कोशिश नहीं करी इसमें, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना कुछ भी मैंने लिखने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पर ये GSSB का मेंशन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। उसके बाद शेयर डेवलपमेंट कॉस्ट वाला जो पॉइंट है, शेयर डेवलपमेंट कॉस्ट वाला पॉइंट यहाँ पर ये इसकी हेडिंग मैंने सही लिखी है, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग GRI स्टैंडर्ड इज शेयर्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटर कंपनीज एसोसिएटेड मेंबर्स। तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जो है वो मेंशन कर दिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज़ मेंशन नहीं करी है। तो इसके बेसिस पे जो गलती हुई है ऑब्वियसली हेडिंग के अंदर, और फिर एक हेडिंग के अंदर जो एक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो अलग है, ये वाला जो है। तो इसके बेसिस पे फिर भी एग्जामिनर ने जो है वो 3 मार्क्स जो है वो दिए हैं 5 में से। तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे एग्जामिनर को देने चाहिए था वहाँ पे उसने नहीं दिया, जहाँ नहीं देने चाहिए था वहाँ पे उसने दे दिया। अच्छा 5A का जो फोर्थ वाला है, 5A के फोर्थ में उन्होंने पूछा था जो CFO और CO सर्टिफिकेट देते हैं कंप्लायंस का, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेट एनी 5 पॉइंट सब पॉइंट्स व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कंप्लायंस सर्टिफिकेट व्हिच शैल बी फर्निश्ड बाय CEO CFO ऑफ अ कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 17 ऑफ SEBI LODR रेगुलेशन 2015। तो इसमें भी ये जो 17.8 के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करी है वो मैंने भी यहाँ पे लिखी है। 17.8 के अंदर जो जो चीज़ें दी है वो सब मेंशन करी है यहाँ पे, लेकिन अगेन आप देखो कि ना जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल भी सेम नहीं है। जैसे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है कि दे हैव रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ स्टेटमेंट्स डू नॉट कंटेन एनी मटेरियली अनट्रू स्टेटमेंट और ओमिट एनी मटेरियल फैक्ट और कंटेन स्टेटमेंट्स दैट माइट बी मिसलीडिंग। These statements together present a true and fair view of the listed entities' affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulation. अब मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा वो ये कि that they have reviewed the financial statements and to the best of their knowledge. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो मेंशन नहीं करा यहाँ पे मैंने, तो वो वर्ड जो है वो मेंशन नहीं करा। बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कंटेन एनी फॉल्स फैक्ट और ओमिट एनी मटेरियल फैक्ट्स। दैट्स इट, बस इतना जो है वो फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। उसके बाद दैट दे हैव इंक्वायर्ड इनटू द कंपनीज अफेयर्स एंड सेटिस्फाइड कि कोई इलीगल या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो है वो कंपनी ने एंटर नहीं करा है। यहाँ पर भी यही बात लिखी है, दे टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ नो ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय लिस्टेड एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर व्हिच आर फ्रॉडुलेंट, इलीगल, वायलेटिव ऑफ द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। तो लैंग्वेज सेम नहीं है किसी भी पॉइंट की। Then they accept responsibility for establishing, maintaining internal control for financial reporting, and they have evaluated the effectiveness of internal control system of the listed entities pertaining to financial reporting, and they have disclosed to the auditors audit committee deficiencies in the design or operation of such internal control, if any of which they are aware, and the steps they have taken to propose or to rectify these deficiencies. अब यहाँ पे मैंने जो मेंशन करा वो ये कि that they accept their responsibility to establish effective internal control. The internal controls are working adequately, and they have communicated the deficiencies in the internal control and actions taken for correcting the deficiencies to the audit committee. तो लैंग्वेज आप देखो, मैं पढ़ करके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज आपको सेम लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट जो इंडिकेट करे इंटरनल कंट्रोल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर भी यही है एक स्टेटमेंट जो सिग्निफिकेंट चेंजेस बताए इंटरनल कंट्रोल में ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है इंस्टांसेस ऑफ सिग्निफिकेंट फ्रॉड ऑफ व्हिच दे हैव बिकम अवेयर, बट ये वाला पॉइंट मेरे को याद नहीं आया तो ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन नहीं करा। मैंने एक एडिशनल पॉइंट ये मेंशन कर दिया जो मेरे को लगा कि यहाँ पर आएगा, दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड और डिबार्ड फॉर एक्टिंग एज अ डायरेक्टर। इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो 3 मार्क्स दिए 5 में से।
इसके बाद में मैंने अटेम्प्ट करा पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी वाला पार्ट है। सो पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट, इसमें उन्होंने जो है 4 बेसिक नॉन नेगोशिएबल सिस्टम कंडीशंस फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो है वो पूछी थी। व्हाट आर दीज 4 कंडीशंस? तो बहुत ही छोटा सा आंसर था, ये 4 कंडीशंस जो है वो मेंशन करनी थी बस। इसको मैंने किस तरीके से लिखा, 4 बेसिक नॉन नेगोशिएबल सिस्टम कंडीशंस फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी आर इज follows: no systematic increase of substances from earth crust to ecosphere, therefore use of fossil fuels must be minimized. गाइडलाइन आंसर में भी ऐसे ही कुछ लिखा है, no systematic increase of substances from earth crust in the ecosphere, this condition implies drastic reduction in the use of minerals, fossil fuels and non renewable resources. उसके बाद में नो सिस्टमेटिक इंक्रीज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मैन मेड एक्टिविटीज टू इकोस्फीयर। अब ये जो मैन मेड एक्टिविटीज मैंने लिखा है ये गलत लिख दिया, यहाँ पर लिखा है नो सिस्टमेटिक इंक्रीज ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सोसाइटी इन द इकोस्फीयर, तो ये गलती हुई यहाँ पे। उसके बाद इसका मतलब क्या है, तो वो तो लिखा हुआ है कि एज रेजिनोवेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स टाइम, द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस मस्ट नॉट बी यूज्ड। यहाँ पर ये लिखा है दिस कंडीशन मीन सब्सटेंसेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फास्टर देन दे आर ब्रोकन डाउन एंड डिग्रेडेड बायोलॉजिकली, देयरफॉर यूजेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मस्ट बी मिनिमाइज्ड। तो ये वाली चीज सही लिखी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद नो सिस्टमेटिक डिमिनिशिंग ऑफ फिजिकल बेसिस फॉर प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, ये वाला पॉइंट मेंशन करा, नो सिस्टमेटिक डिमिनिशिंग ऑफ फिजिकल बेसिस फॉर प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज मस्ट बी एंश्योर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फेयर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल जस्टिस, दिस इंप्लाइज इक्विटेबल एक्सेस टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये वाला पॉइंट जो है इसकी लैंग्वेज मेरी कंप्लीटली अलग है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा थर्ड वाला, ये पॉइंट इनकम्प्लीट है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा ये इनकम्प्लीट लिखा, इसकी लैंग्वेज अलग है, इसमें ये मिस्टेक हो गई। इस सब के बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है इसके अंदर मेरे को 3 मार्क्स दिए हैं 5 में से। इसके बाद जो है मैंने 6 का जो ए वाला है वो अटेम्प्ट करा। 6 का ए वाला जो है इसमें एथिकल डिलेमा को लेकर के क्वेश्चन आया था कि एथिकल डिलेमा क्या होता है वो एक्सप्लेन करना था, और क्या मोड हो सकता है टू कम आउट ऑफ एथिकल डिलेमा। अब एथिकल डिलेमा क्या होता है पहले वो मेंशन करा, तो एथिकल डिलेमा रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर टू ऑप्शंस आर प्रेजेंट एंड चूजिंग एनी वन ऑफ देम वुड लीड टू वायलेशन ऑफ एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, आल्सो नोन एज एथिकल पैराडॉक्स व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड एंड कैन ओनली बी रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है कि डेफिनेशन पहले इन्होंने दी, डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है वो अलग है, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो अलग है, बट ये एक चीज जो है वो सेम है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एथिकल पैराडॉक्स, एंड उसके बाद ये जो डिलेमा है नीड्स टू बी रिजॉल्व। तो मतलब कुछ कुछ चीजें मैच होती है। जो इन्होंने यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ लिखे हैं, तीनों पैराग्राफ इसके रिगार्डिंग एथिकल डिलेमा के कंप्लीटली बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। मैंने जो लिखा है वो अलग है, इन्होंने जो लिखा है वो अलग है। उसके बाद इन्होंने मोड पूछे थे। मोड जो है मैंने यहाँ पर मोड का मतलब ये समझा कि हमको स्टेप्स बतानी है एथिकल डिलेमा की, तो ये एक जो अंडरस्टैंडिंग थी मोड वर्ड को लेकर के, ये मेरी गलत थी। मोड में स्टेप्स नहीं बताने थे, मोड में इन्होंने ये एक पैराग्राफ जो है डिस्कस करा हुआ है, ये चीज इसके अंदर जो है बतानी थी, बट मैंने इसकी जगह पर जो स्टेप्स थी वो लिखी, जो एथिकल डिलेमा से बाहर आने के लिए स्टेप्स मॉड्यूल में दी हुई है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी रिसॉर्टेड टू कम आउट ऑफ एथिकल डिलेमा, वो सारी स्टेप्स जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन करी इसके बेसिस पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो आंसर है उसमें मोड पूछा था, मैंने स्टेप्स लिखे, तो ये पोर्शन कंप्लीटली गलत नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो गलत है ये, तो इसलिए एग्जामिनर ने जो है यहाँ पे 3 मार्क्स जो है वो दिए हैं 5 में से। उसके बाद में जो मैंने पार्ट करा वो था पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए वाला है उसमें इंड एस 24 में जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी है उसको लेकर के ये जो क्वेश्चन है वो पूछा था। 3 का जो ए वाला क्वेश्चन है ये रहा, एज पर इंड एस 24 व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ कंसिडरिंग अ पर्सन और एन एंटिटी एज रिलेटेड पार्टी। तो इसके अंदर ये आंसर काफी बड़ा दिया हुआ है, 3 मार्क्स में पूछा था ये, बट ये आंसर यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफी बड़ा आंसर जो है वो दिया हुआ है, इतना बड़ा आंसर जो है वो दिया हुआ है। तो ये जो है ये पूरा आंसर मैंने नहीं लिखा, मैंने कहाँ पर कट शॉर्ट करा, ये जो एंटिटी वाला पॉइंट है इसमें मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट्स मेंशन करे जो आपको रेड से मार्क दिख रहे हैं, बाकी आगे का मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ से लेकर के ये जो पूरा पोर्शन है ये मैंने नहीं लिखा, सिर्फ मैंने ये 3 पॉइंट्स ये मेंशन करे एंटिटी वाले में, और ये ऊपर का जो है ये मेंशन करा क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का था इसीलिए।
So as per Ind AS 24, a person or an entity is considered as a related party. कैसे a person or his relative are considered as related party to the reporting entity if such person has a control या joint control over the reporting entity, holding position of KMP in the reporting entity or parent of the reporting entity, and significant share ownership in the reporting entity singly or taken together with relative. मैंने यहाँ पर लिखा है significant share ownership. गाइडलाइन आंसर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है significant influence over the reporting entity. तो significant influence की जगह मैंने लिखा है significant share ownership. तो ये भी एक जो है वो गलती है. उसके बाद केएमपी वाला पॉइंट जो है वो सही है. केएमपी वाला पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है. कंट्रोल वाला पॉइंट भी सही है. तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सही है. ये वाले पॉइंट पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जगह मैंने सिग्निफिकेंट शेयर ओनरशिप जो है वो मेंशन करा. उसके बाद एनी एंटिटी इज कंसिडर रिलेटेड पार्टी कब माना जाता है, तो ये तीनों पॉइंट सही है. इसमें कोई भी गलती जो है वो नहीं है. ये तीनों पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वही वहाँ पर लिखे हैं. लैंग्वेज ऑब्वियसली अलग है लेकिन एसेंस जो है वो पॉइंट का सेम है. बाकी मैंने कुछ भी चीज़ इसमें मेंशन नहीं करी जो इन्होंने इतनी सारी करी है. क्यों नहीं करी? रीज़न ये था कि ये सिर्फ 3 मार्क्स का था, इसीलिए मैंने नहीं करा. मेरे को लगा कि इतना ज़्यादा लिखने का कोई वो नहीं है क्योंकि आगे और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो कट शॉर्ट कर सकते हैं. और अगर आप देखोगे तो कट शॉर्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ा है. यहाँ पर एग्जामिनर ने मेरे को 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दिए इसके अंदर. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको लग रहा है अगर कि 3 मार्क्स का है, बहुत बड़ा आंसर है इसका, बट आप कट शॉर्ट करके टू द पॉइंट जो उससे समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि यस आपको आंसर आता है कंप्लीटली, वो भी आप वैसे कर सकते हो कट शॉर्ट, क्योंकि बाकी के आंसर भी आपको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी वाला है इसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा. क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी वाला है उसके अंदर इन्होंने पूछा था कि मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं. एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट. तो इसके अंदर भी छोटा सा आंसर था ये. इसमें 3 मार्क्स का था इसलिए सारी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं बताई. इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बताई है. इन्होंने ये इतना बड़ा आंसर दिया हुआ है लेकिन सारी चीज़ें जो है वो मैंने नहीं बताई. अगेन रीज़न सेम है क्योंकि मार्क्स जो वेटेज था वो कम था. सबसे पहले आउटलुक बताया. आउटलुक यहाँ पर ये लिखा हुआ है. फिर उसके बाद में डिटेल्स ऑफ चेंज इन रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर लिखा है डिटेल्स ऑफ चेंज इन रिटर्न ऑन नेटवर्थ. उसके बाद डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन की फाइनेंशियल रेशियो, उसका एक एग्जांपल दे दिया डेट इक्विटी रेशियो. यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ लिखी है डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन की फाइनेंशियल रेशियो. उसके कई सारे एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये कौन कौन से की रेशियोज की हम बात कर रहे हैं, बट मैंने पूरा नहीं लिखा. मैंने सिर्फ एक जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो होता है सिर्फ इसकी का मेंशन कर दिया. उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स वाला जो पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है. उसके बाद सेगमेंट एंड प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, सेगमेंट एंड प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा. और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रिस्क्राइब्ड इन एएस. तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लास्ट में लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला. और इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स दिए हैं 3 में से. अब क्यों कट करेंगे, तो हो सकता है इस वाले पॉइंट के लिए कट कर लिया बिकॉज सारे रेशियोज मैंने मेंशन नहीं करे. और इसके लिए भी हो सकता है कि कट कर लिया क्योंकि ये वाला पॉइंट में और भी कई सारी चीज़ें हैं मेंशन करने के लिए. जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला पॉइंट काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है, 4-5 लाइन इसके अंदर लिखी है, बट मैंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन नहीं करी. शॉर्ट में बस ये हेडिंग जो इसकी वो मेंशन कर दी थी. तो ये 2 कारण हो सकते हैं जिसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 1 मार्क्स जो है वो कट कर लिया यहाँ पे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी वाला है वो मैंने सॉल्व करा था. क्वेश्चन नंबर 3 के डी में पूछा था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो प्रॉक्सी एडवाइजर्स को क्यों मतलब उन पे रिलाई करते हैं या क्यों प्रॉक्सी एडवाइजर्स की सर्विसेज अवेल करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो डी वाला इसमें पूछा था व्हाई डू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन प्रॉक्सी एडवाइजर्स, क्यों उन पे रिलाई करते हैं. इसमें भी कुछ पॉइंट्स ही लिखने थे. तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन था इसलिए मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करे. और वो ये वाले पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला. लैंग्वेज अलग है ऑब्वियसली. प्रॉक्सी एडवाइजर जनरली ऑफर वैरायटी ऑफ सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एनालिसिंग द प्रपोजल्स एट जनरल मीटिंग एंड रिकमेंडिंग वोटिंग डिसीजंस. ये वाला जो पॉइंट यहाँ लिखा है, प्रॉक्सी एडवाइजर्स ऑफर वैरायटी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग एनालिसिंग एंड रिकमेंडिंग वोटिंग डिसीजन ऑन कॉर्पोरेट एक्शंस. उसके बाद में द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रॉक्सी एडवाइजर्स हेल्प द इन्वेस्टर्स टू ऑब्टेन अ मोर कंसिडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एजेंडा आइटम्स and to arrive at an informed voting decision. So proxy advisors provide informed consultancy to institutional investors and helps them to understand the need and impact of particular agenda item. ये वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला, सॉरी सेकंड वाला पॉइंट है. डिफरेंट एजेंडा आइटम वाला जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला पॉइंट है गाइडलाइन आंसर का. और उसके बाद में फोर्थ वाला जो है वो ये प्रॉक्सी एडवाइजर्स प्रोवाइड कंसिडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉर्पोरेट प्रपोजल्स एंड हेल्प इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड वोटिंग डिसीजंस फॉर जनरल मीटिंग्स एंड प्रोवाइड वोटिंग रिकमेंडेशंस. तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करें. इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स 3 में से दिए. हो सकता है इसका एक रीज़न ये कि मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन नहीं करे, बट 5 मैंने इसलिए मेंशन नहीं करे क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 मार्क्स का जो है 3 ही पॉइंट्स मेंशन करें. बट आप इंश्योर करना कि आप ऐसा करके ना हो, बिकॉज इसके बेसिस पे ऑब्वियसली एग्जामिनर जो है वो मार्क्स कट कर लेते हैं कि आप 3 मार्क्स का फिर भी आपको वो पूरा आंसर जो है वो लिखना है. जहां पर आंसर बहुत ही ज्यादा बड़ा है वहां पे आप कट शॉर्ट कर सकते हो, जैसे इंड AS 24 वाले में मैंने करा. बट यहाँ पर आंसर इतना भी बड़ा नहीं था 3 मार्क्स के हिसाब से. अगर आप देखो तो 5 पॉइंट्स ठीक ही है, छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो वो पूरा मेरे को लिखना चाहिए था, बट मैंने पूरा नहीं लिखा, इसलिए एग्जामिनर ने 1 मार्क्स जो है वो कट यहाँ पे कर लिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो ई वाला है, इसमें 3 ही की प्रिंसिपल्स उन्होंने क्वेश्चन में ही लिख दिया था कि आपको सिर्फ 3 की प्रिंसिपल बताने स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के. तो जो 3 का
ई वाला है उसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स पीपल हु मे बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन। थोड़ा सा इसको और बता दिया। इन रेफरेंस टू स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एक्सप्लेन द 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये जो लिखा है 3 की प्रिंसिपल्स ही बताने थे इसके अंदर, क्योंकि 3 मार्क्स का था ये। अब इसमें उन्होंने जो मेंशन करे, उन्होंने तो ऑब्वियसली गाइडलाइन आंसर में सारे ही मेंशन करे हुए हैं। मैंने कौन कौन से मेंशन करे, कम्युनिकेशन वाला, कंसल्ट अर्ली एंड ऑफन वाला और रिलेशनशिप वाला। अब कम्युनिकेशन के अंदर जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उसके बेसिस पे लिखा है, वहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल अलग है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। इसके बेसिस पे जो एग्जामिनर ने 2 मार्क्स दे दिए 3 में से। अगेन रीजन क्या हो सकता है, जो अंदर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अंदर का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जैसे आप कम्युनिकेट वाला देखोगे तो कम्युनिकेट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि इंटरेक्शन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर शुड बी प्रमोटेड, और फिर उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। बट मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, मैंने लिखा है कंपनी शुड एंश्योर रेगुलर इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर। तो इंटरेक्शन वाला पॉइंट तो चलो मैच हो रहा है, कंपनी शुड टेक देयर व्यूज इनटू अकाउंट, एग्जांपल नहीं दिया। कंसल्ट अर्ली एंड ऑफन के अंदर उन्होंने क्या चीज लिखी है, ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन टू गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज टू एंगेज देयर सपोर्ट, आस्क देम फॉर एडवाइस एंड लिसन हाउ दे फील। यहाँ पर मैंने लिखा कंपनी शुड कंसल्ट स्टेक होल्डर्स एंड इंश्योर देयर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंप्लीटली अलग है। रिलेशनशिप के अंदर उन्होंने क्या चीज मेंशन करी, ट्राई टू एंजेंडर ट्रस्ट विद द स्टेक होल्डर्स सीकिंग आउट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मैंने मेंशन करा कंपनी शुड स्ट्राइव फॉर एंड्योरिंग टाइज विद द स्टेक होल्डर्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो आप देखोगे जो अंदर एलेबोरेट करा है वो पूरा अलग है, लेकिन जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे मैंने सही लिखी है, इसलिए इस बेसिस पे एग्जामिनर ने इसमें 2 में से 3 मार्क्स जो है वो मेरे को दिया है। उसके बाद में मैंने मेंशन करा क्वेश्चन उसके बाद में मैंने जो आंसर जो क्वेश्चन सॉल्व करा वो था क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला जो उसमें नफरा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, नफरा हैज द पावर्स टू ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ ऑडिटर्स एज वेल एज टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट डिस्कस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइडलाइन आंसर में तो इसका जो रूल है वो रूल 9 है, और जो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है वो रूल 10 मेंशन करा है, तो ये तो स्ट्रेट अवे गलत हो जाता है। लेकिन जो इसके अंदर का कंटेंट मैंने यहाँ पे मेंशन करा है वो रूल 9 का मेंशन करा है, तो एसेंशियली आप ये बोल सकते हो कि मैं कंफ्यूज था बिटवीन रूल, तो रूल मैंने गलत मेंशन कर दिया बट कंटेंट यहाँ पर सेम है। तो इस बात का ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन को देख करके आपको ये चीज एंश्योर करनी चाहिए कि जहां पर भी सेक्शन नंबर आपको कॉन्फिडेंटली आता है तो ही आप मेंशन करो, या रूल नंबर अगर आपको कॉन्फिडेंटली आता है तो ही आप मेंशन करो। अगर नहीं आता है तो आप सिर्फ लिख सकते हो कि एज पर द रूल ये चीज होती है। एज पर द से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को रूल 10 लिखने की बजाय मैं लिख सकता था कि एज पर नफरा रूल्स 2018 नफरा ये कर सकता है। तो जब भी सेक्शन रूल की जहां पर भी रिक्वायरमेंट है लिखने की वो आप तभी लिखो जब आपको वो कॉन्फिडेंटली आता है, एग्जैक्ट आता है। अगर नहीं आता है तो आप मत लिखो, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे एग्जामिनर ने ज्यादा मार्क्स कट नहीं करे, सिर्फ 2 ही मतलब 2 मार्क्स जो है दिए 3 में से, तो यहाँ पर बल्कि हो सकता है कि वो 1 ही मार्क्स देता है, वो मार्क्स देता ही नहीं बिकॉज रूल मैंने गलत मेंशन करा है। बट उसने कंटेंट पढ़ा होगा इसके अंदर का, तो कंटेंट उसको लगा होगा कि यार कंटेंट सही लिखा है, रूल नंबर में बस गलती हुई है, तो उसके बेसिस पे उसने 2 मार्क्स जो है वो दिए हैं। एंड अगर कोई पूछे कि 2 मार्क्स क्यों मिले इसमें, इवन आपने रूल गलत लिखा उसके बाद भी, तो आंसर ये कि आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों करा एग्जामिनर ने। बट येस, जो अंदर यहाँ पर लिखा है मैंने कि इट कैन असर्टेन द एडिक्वेसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द ऑडिटर, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे ही पॉइंट है कि ऑडिट क्वालिटी को देख सकते हैं इंक्लूडिंग चेंजेस इन ऑडिट प्रोसेसेस, क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद it can ask the auditor to be present before the authority for providing explanation with respect to quality control practices. So duty of the auditor to make the required improvements and send a report to the authority explaining how it has complied with the directions. तो explaining वाली चीज यहाँ पर आ गई। उसके बाद it can suggest improvement to the concerned auditor and can also subject it to peer review by quality control board. तो ये यहाँ पे quality control board, quality review board जिसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, और quality control board जिसको बोलते हैं ICSI एक्ट में। तो यहाँ पे quality control board, quality review board इंटरचेंजेबली यूज होता रहता है, peer review board भी यूज होता है, तो उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस ओवरसी करने का भी बोल सकते हैं, केस रेफर कर सकते हैं, तो वो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद तो कंटेंट के बेसिस पे यहाँ पे वो मार्क्स जो है वो दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी वाला है वो मैंने करा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी वाला है उसमें ये क्वेश्चन केस स्टडी थी एक। 2 का जो बी वाला है ये रहा, 2 का जो बी वाला है, इसमें बेसिकली ये हो रहा था कि एक फर्म जो है ऑडिटर की वो रिटायर होती है और फिर उसका जो पार्टनर है वो दूसरे में भी पार्टनर होता है, तो क्या वो दूसरी वाली जो फर्म है उसको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वही ये क्वेश्चन पूछा था कि कैन PQRN कंपनी बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एक्सप्लेन विद रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 5 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा था। इसको किस तरीके से आंसर करा है, तो गाइडलाइन आंसर में उन्होंने सबसे पहले तो प्रोविजन मेंशन करा है 139 सबसेक्शन 2 का कि मैंडेटरी रोटेशन होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए और क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए। फिर उसके बाद ये सेक्शन क्या बोलता है कि इंडिविजुअल ऑडिटर जो है उसको वो कितने टर्म के लिए रह सकता है, तो नॉट फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years, एंड ऑडिट फर्म के केस में 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years। फिर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड सच अ द क्लास ऑफ कंपनीज ऐसा प्रिस्क्राइब्ड हो। मेजर्स VPN लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, सो प्रोविजन जो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो डिस्कस करा है कि प्रोविजन है क्या और उसकी एप्लीकेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी पर्टिकुलर केस में, एंड फिर उसके बाद में उसकी जो प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो, जो कि इस क्वेश्चन से ज़्यादा रेलेवेंट है, इफ ऑडिट फर्म, इनकमिंग ऑडिट फर्म एंड आउटगोइंग ऑडिट फर्म whose tenure has expired in a company immediately preceding financial year are having common partner or partners, then such incoming audit firm is not eligible to get appointed as auditor of the same company for a period of 5 years. और फिर उसका कंक्लूजन दे दिया कि keeping the above proviso in view of this, measures PQR and company cannot be appointed as the auditor of the company as X is the common partner in both the firms. तो इसी तरीके से कुछ मैंने भी आंसर करा है, बट मैंने बहुत ही रेलेवेंट लिखा है। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रीड विद रूल 5 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, ये दोनों ही चीजें सही है। लिस्टेड कंपनी, ये देखो सीधे मैंने मेंशन करा कि लिस्टेड कंपनीज रिक्वायर्ड टू रोटेट इट्स ऑडिटर्स एंड अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ 2 consecutive टर्म ऑफ 5 years ओनली। इंडिविजुअल के बारे में कुछ मेंशन नहीं करा, दूसरी कंपनीज जो है प्रिस्क्राइब्ड है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है वो भी कुछ मेंशन नहीं करा, सीधे इन्वर्टेड कॉमा में डाला और एक्सट्रैक्ट जो होता है सेक्शन या रूल का वो उठा करके यहाँ पे लिख दिया रेलेवेंट पोर्शन। उसके बाद लिखा इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट, जो वो प्रोवाइजो की बात है, इफ द आउटगोइंग फर्म एंड एनी अदर फर्म हैज कॉमन पार्टनर्स then the other firm can also not be appointed as the auditor of the company, तो आप उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अब गिवन केस में X is a partner of XYZ company whose tenure has expired and is also a partner in PQR and company, therefore considering the above relevant provision PQR and company cannot be appointed as auditor of VPN Limited। खत्म। इसमें जो एग्जामिनर ने 3 मार्क्स दिए 5 में से, क्यों करा होगा? क्योंकि सिर्फ मैंने रेलेवेंट पोर्शन मेंशन करा सेक्शन का, और चीज़ें जो मेंशन करनी थी वो मेंशन नहीं करी। तो आप बोल सकते हो कि ये लाइक आई एम नॉट श्योर कि एग्जामिनर ने सही तरीके से चेक करा या नहीं करा, बट ये है कि यहाँ पर सिर्फ अगर रेलेवेंट आप एक्सप्रेस करते हो तो भी यू विल गेट द मार्क्स। मतलब यहाँ पे मेरे को भी अगर 3 मार्क्स उसने दिए 5 में से, तो सिर्फ रेलेवेंट मेंशन करने पे भी आपको मार्क्स तो जो है वो मिलेंगे। इन केस उसमें थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है मेंशन करने की, तो मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि जहाँ पर भी आप कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको लगता है कि छोटा सा ही प्रोविजन है, आपको बता देना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर मेंशन कर भी देता इंडिविजुअल वाला पॉइंट और अदर कंपनीज वाला, तो मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। तो अगर ऐसा है तो आप मेंशन कर दो, क्योंकि उसके बेसिस पे अननेसेसरी मार्क्स लूज करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इट इज़ बेटर कि आप मेंशन कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी वाला है वो मैंने सॉल्व करा था। क्वेश्चन नंबर 2 के सी में उन्होंने पूछा था, ये चैप्टर 11 से क्वेश्चन आया था। चैप्टर 11 जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस दी है, उनके बारे में अलग अलग चीज़ें बताई हुई है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव CSIA के जो हैं कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड, उसके डिस्कस करने थे। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करा था, ये वाला जगह मतलब मैंने छोड़ दी थी और फिर इसको मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करा था। मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्या क्या इसके अंदर लिखे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी लैंग्वेज अलग ही होगी। प्रमोटिंग प्रोफेशनलिज्म इन सेक्रेटरीशिप मैंने लिखा, यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिखा है, टू प्रमोट द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ सुटेबली क्वालिफाइड चार्टर्ड सेक्रेटरीज कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज, तो मैंने सीधे इनको क्लब करके सेक्रेटरीशिप लिख दिया। उसके बाद मेकिंग कोलैबोरेशन विद द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रमोट द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरीशिप, तो इसमें यहाँ पर लिखा है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन गुड रिलेशंस एंड एक्सचेंजेस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, तो इस पूरे को क्लब करके मैंने कर दिया कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि लास्ट में अटेम्प्ट करा था मैंने ये, तो टाइम वहाँ पे थोड़ा सा कम था, इसीलिए और जितना कट शॉर्ट हो सका उतना कट शॉर्ट मैंने इसको करा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ सेक्रेटरीशिप, तो इसको लेकर के भी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो ये वाला पॉइंट मैंने खुद से लिखा है, मन से लिखा है वाला पॉइंट मैंने। उसके बाद में इसके बाद ये वाला जो था प्रोवाइडिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वाला पॉइंट तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू एडवोकेट फॉर गुड गवर्नेंस थ्रू कैरिंग आउट रिसर्च, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेजिंग अवेयरनेस। उसके बाद ये वाले जो दोनों पॉइंट है ये भी मैंने मन से लिखे हैं, एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सेक्रेटरीशिप एंड प्रोवाइडिंग डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स टू दोज एंगेज्ड इन सेक्रेटरीशिप, तो ये भी पॉइंट मैंने मन से मेंशन करा। इसमें भी एग्जामिनर ने जो है वो 3 मार्क्स दिया है 5 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला है वो मैंने सॉल्व करा था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है वो पूरी कंप्लीट केस स्टडी आई थी। ये केस स्टडी रिलेटेड थी कि एक लिस्टेड कंपनी है और उसके बोर्ड में जो है ये सब उन्होंने बता दिया, डिटेल्स दे दिया, और फिर उसके बाद में बोला कि सर्टेन इश्यूज़ के कारण मिस केवी जो है वो रिजाइन कर देती हैं डायरेक्टरशिप से विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/21, व्हाट इमीडिएट स्टेप्स द कंपनी शुड टेक टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015 विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी। तो बेसिकली क्वेश्चन रिलेटेड था कंपोजिशन ऑफ बोर्ड और कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी से सारा इसमें उन्होंने बता दिया था कि कितने डायरेक्टर है, क्या है, और वो कैलकुलेशन पूरी यहाँ पे करनी थी जो लिस्टेड कंपनी पे प्रोविजंस एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेशन कैसे करी है इन्होंने कि सेबी LODR क्या बोलता है वो बता दिया, 50% ऑफ द बोर्ड जो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भी यही करा, रेगुलेशन नंबर 17 मेंशन करिए लिस्टेड कंपनी की कि लिस्टेड कंपनी में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, और एटलीस्ट 50% बोर्ड जो उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। जहाँ पर भी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे 1/2 ऑफ
वन हाफ ऑफ द बोर्ड जो है इसमें आईडीज होंगे। फिर रेगुलेशन 18 मेंशन करा, लिस्टेड कंपनी शैल हैव ऑडिट कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ, क्योंकि बोर्ड कंपोजिशन और ऑडिट कमिटी दोनों से क्वेश्चन रिलेटेड है, इसलिए दोनों प्रोविजंस जो है वो मेंशन कर दिया है। इसका पूरा ये प्रोविजन मेंशन करा। उसके बाद गिवन केस में क्या क्या चीजें हुई है कि बीओडी कंप्राइज ऑफ 7 मेंबर्स, आउट ऑफ 7 मेंबर्स 3 आर एग्जीक्यूटिव एंड 4 आर नॉन एग्जीक्यूटिव, ऑडिट कमिटी हैज 3 मेंबर्स, ऑडिट कमिटी हैज 2/3 मेंबर्स एज आईडीज। तो ये कुछ फैक्ट्स मेंशन करें। देन हाउएवर ऑन रेजिग्नेशन ऑफ मिस केवी, ऑडिट कमिटी, अगर आप देखोगे तो मिस केवी यानी कि हम बात कर रहे हैं वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। मिस केवी जो है वो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने मेंशन करा होगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये मिस केवी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ये है भी वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि लिस्टेड कंपनी में होना ही चाहिए एक। तो ये क्वेश्चन में जो गाइडलाइन आंसर दिया हुआ है वो भी थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा गलत लगता है। अभी ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे गाइडलाइन आंसर क्या दिया, बट थोड़ा सा गलत इसलिए लगता है बिकॉज वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक चाहिए, तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर मेंशन करा था कि Miss KV audit committee, on resignation of Miss KV audit committee will have 2 members only and only one would be independent director। सिर्फ 2 ही लोग रह जाएंगे और जिसमें सिर्फ एक ही क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। फर्दर बीइंग अ वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द बोर्ड वुड नॉट बी करेक्टली कंप्राइज एज लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव वन वुमन डायरेक्टर। और इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद सेबी एलओडीआर रेगुलेशन द बोर्ड, अब नेक्स्ट स्टेप कंपनी को क्या लेना चाहिए, तो कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड as it will fulfill the board and audit committee composition requirement board, क्योंकि उससे बोर्ड का भी और ऑडिट कमेटी दोनों का कंपोजिशन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। इसमें एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स मेरे को दिए हैं 5 में से। उन्होंने आंसर में क्या चीज़ लिखी थी, उन्होंने लिखा है वही स्टार्टिंग में तो प्रोविजन 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बोर्ड ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड 1 नॉमिनी डायरेक्टर। तो इन्होंने भी ये चीज डिस्कस करी कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। मिस केवी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी ऑन हर रेजिग्नेशन द बोर्ड विल हैव टू कंप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ 50-50% इंडिपेंडेंट एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ मिस केवी और अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड चेयर द बोर्ड, क्योंकि अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयर करेगा तो फिर उस केस में आपको 1/3 हो जाती है रिक्वायरमेंट, और अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहा है तो फिर उस केस में वो हाफ रहता है। तो या उन्होंने बोले कि या तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक को अपॉइंट कर लो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को चेयरमैन बना दो बोर्ड का। अच्छा, ऑन रेजिग्नेशन मिस केवी विल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो, तो चेयरमैन भी नहीं रहेंगी वो। द ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी विल नाउ हैव ओनली 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 1 नॉमिनी डायरेक्टर, देयरफॉर द कंपनी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्लाई विद सेबी एलओडीआर। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली एक नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, जो पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, अपॉइंट अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर आप देखो तो अगर आप नया एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हो उससे आपका कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी भी पूरा हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड भी पूरा हो जाएगा, लेकिन बीइंग अ लिस्टेड कंपनी आपको एक वुमन डायरेक्टर भी रखना है। बाकी के जितने भी लोग क्वेश्चन में मेंशन करे गए हैं वो सब जो है वो क्या है, मिस्टर है। तो वुमन डायरेक्टर अगर मिस केवी चली जाएंगी तो वुमन डायरेक्टर कोई भी नहीं होंगी, और लिस्टेड कंपनी को तो जरूरी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है यहाँ पे दिखे रहा है, लिमिटेड है तो ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो जरूरी है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं करी है, इसलिए मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा ये गाइडलाइन आंसर जो है ये इनकम्प्लीट सा है, बट ठीक है। इसके बेसिस पे जो गाइडलाइन आंसर ऑब्वियसली उनके सामने एग्जामिनर के सामने आया था उसके बेसिस पे इवेलुएट करके उन्होंने जो इसमें 2 मार्क्स दिए 5 में से। तो ये हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने एक ये थोड़ी सी केस स्टडी यहाँ पे दी थी और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे थे कि वेदर दिस स्टैंड टेकन बाय सीएफओ, जो यहाँ पे स्टैंड लिया हुआ है पर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, केस स्टडी के बेसिस पे क्वेश्चन था और ये कहीं भी मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं था, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये लिखना था। तो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग लिखा है तो ऑब्वियसली जो गाइडलाइन आंसर में लिखा हुआ है और जो मैंने लिखा है वो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। वेयर दिस स्टैंड टेकन बाय सीएफओ विल अमाउंट टू अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ बीओडी, व्हाट इज द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ बीओडी, नॉट प्रोवाइडिंग द कॉपी विल नॉट मेक अदर डायरेक्टर्स लायबल फॉर एनी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन इन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्लाउटेड। ठीक है, तो इसमें ए जो उन्होंने पूछा था कि स्टैंड ऑफ सीएफओ गलत है यानी, तो स्टैंड ऑफ सीएफओ इज नॉट करेक्ट एंड विल अमाउंट टू अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ बीओडी। अब यहाँ पर ये चीज़ मैच होती है कि बाकी देखो बाकी जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बट जो एसेंशियल कंक्लूजन है वो जरूर मैच हो रहा है। इन व्यू ऑफ अबव स्टैंड टेकन बाय सीएफओ अमाउंट्स टू अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। तो यही यहाँ पर भी मैंने मेंशन करा और अपना जो रीजनिंग थी वो यहाँ पर मेंशन करी, जो रीजनिंग मैच नहीं कर रही है, मैं दोबारा बोलूँगा, जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है उनके आंसर से। रीजनिंग जो है मैंने खुद से लिखी है, यहाँ पर एग्जामिनर ने जो है वो 1 मार्क्स दिया 4 में से। अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो 1 मार्क्स दिया ये थोड़ा सा गलत है, बट अब तो चेक हो चुकी है कॉपी तो कुछ कर नहीं सकते। बी वाला जो पूछा था उन्होंने कि रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी, रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी मैंने मेंशन करा कि क्या रोल होता है चेयरमैन का ऑडिट कमेटी के
ये भी इनके आंसर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, इन्होंने अलग चीज़ें लिखी है, मैंने अलग चीज़ें लिखी है। और ऑब्वियसली जो एग्जामिनर है वो गाइडलाइन आंसर के बेसिस पे इवैल्यूएशन कर रहा है, तो वो तो वही चीज़ फॉलो करके चेकिंग करेगा ऐसे क्वेश्चंस की, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है। द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी इंक्लूड्स, मैंने लिखा डेवलपिंग ऑफ एजेंडा फॉर ऑडिट कमिटी मीटिंग्स, एंश्योर दैट व्यूज ऑफ ऑल द मेंबर्स आर कंसिडर्ड, एंश्योर दैट मेंबर्स हैव एक्सेस टू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन मेजर ट्रांजैक्शंस, चेयरमैन शुड हियर द जेन्युइन कंसर्न्स रिपोर्टेड वाया विजिल मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी। यहाँ पर भी 1 मार्क्स उसने मेरे को दिया है 4 में से। यहाँ पर उन्होंने जो मेंशन करा वो ये कि चेयरमैन ऑडिट कमिटी का एज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज पर प्रोविजन ऑफ सेबी एलओडीआर, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड हिमसेल्फ। अब ये जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी है स्टार्टिंग में, ये चीज़ें मेंशन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ तक। सो येस, जो मैं बता रहा था कि ये वाली चीज़ जो इन्होंने मेंशन करी है ऊपर, इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। आगे उन्होंने लिखा कि इन द गिवन सिचुएशन चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी शुड एंश्योर दैट ही इज करेक्टली एजुकेटिंग द सीएफओ अबाउट द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड द पोजीशन ऑफ द कमिटी इन रिलेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो एक ये पॉइंट इन्होंने मेंशन करा कि करेक्टली एजुकेट करे सीएफओ को, एंड ही कैन देन इमीडिएटली अप्राइज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द सिचुएशन एंड सो दैट नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन बिफोर द मैटर एग्रीवेट्स। तो अब इन्होंने जो ये रोल पूछा था, यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में जो मिस्टेक मैंने करी वो ये कि व्हाट इज द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी में, इस केस स्टडी के रेफरेंस में क्या रोल है, मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो यहाँ पर हुई ऊपर, इसमें उसका क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना था। बट मैंने इसको ऐसा समझा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है रोल ऑफ चेयरमैन क्या है ऑडिट कमेटी का, तो सीधे पॉइंट्स जो है वो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया, बट ये चीज़ गलत हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर वो ये जो है मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसमें उन्होंने आंसर में लिखा है चेयरमैन इज एन एग्जीक्यूटिव लीडर ऑफ द बीओडी, द चेयरमैन ऑफ द बीओडी इज लाइक द कैप्टन ऑफ अ शिप हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीयरिंग the board towards the correct path and take decisions on important matters. In the case presented on coming to know about CFO's mistake, the chairman should reprimand him and ensure that the CFO undergoes necessary training and educational programs to apprise himself about the roles and responsibilities and powers of the BOD। और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने इसी बेसिस पे मेंशन करी, बट अगेन ये वाला भी जो रोल आपको मेंशन करना था वो मेंशन करना था बेस्ड ऑन जो केस स्टडी है उसके बेसिस पर। बट इसको भी मैंने जो मेंशन करा वो कैसे मेंशन करा, डायरेक्ट क्वेश्चन समझ करके, जो भी 4 पॉइंट्स थे कि टू प्रिसाइड ओवर बीओडी मीटिंग्स, टेकिंग एक्टिव कंसल्टेशन फ्रॉम अदर कमिटी चेयरमैन, एंश्योर डायरेक्टर्स हैव रिसीव्ड द कॉपी ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट मैटर्स, मस्ट एंश्योर एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड बी अवेयर ऑफ कमिटी मीटिंग्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन समझ करके मैंने ये वाले पॉइंट्स मेंशन कर दिए, इसीलिए एग्जामिनर ने यहाँ पर फिर भी यहाँ पर उसने जो है 2 मार्क्स दिए हैं 4 में से। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी वाला था, डी वाले में उन्होंने क्या पूछा था, डी वाले में उन्होंने पूछा था नॉट प्रोवाइडिंग द कॉपी विल नॉट मेक अदर डायरेक्टर्स लायबल फॉर एनी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन इन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो इसमें जो यहाँ पे आंसर दिया उन्होंने वो ये कि एज पर प्रोविजन ऑफ 149 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बीइंग प्रमोटर और केएमपी शैल बी हेल्ड लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट और ओमिशन बाय अ कंपनी व्हिच हैड ऑकर्ड विद हिज नॉलेज एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस। मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लायबिलिटी कब बनती है वो चीज़ बताई है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है अकॉर्डिंगली नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी एबल टू टेक शेल्टर अंडर द अबव प्रोविजन। तो इस कारण से वो बच सकते हैं क्योंकि उनको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली, तो उनके नॉलेज में चीज़ आई नहीं है। वेयर द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड, द एग्जीक्यूटिव एंड प्रमोटर डायरेक्टर्स कैन नॉट डू सो। तो जहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट प्लेस नहीं करी गई बिफोर द बोर्ड, उस केस में नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो शेल्टर ले सकते हैं, बट जो एग्जीक्यूटिव और प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने डायरेक्टर्स अदर देन मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी विल बी राइट in taking a stand by relying on the briefing by chairman of audit committee that there was no adverse thing reported in the internal audit report। ये सब केस में मेंशन था, वहीं से इन्होंने लिखा है। अब इसको मैंने किस तरीके से आंसर करा, तो मैंने बोला नॉट प्रोवाइडिंग द कॉपी वुड नॉट सेट डायरेक्टर्स फ्री ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी रीजनिंग जो मैंने दी है वो ये कि डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल एज स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वुड बी गिवन अंडर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड देयरफॉर ईच डायरेक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जब आप वहां पर लिखते हो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में, तो वहां पर आप यही मेंशन करते हो कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमने इवेलुएट कर लिए हैं और वो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो एक चीज़ मैं भूल गया वो ये कि 149 सबसेक्शन 12 इसके बारे में भी मेरे को यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, इसीलिए यहाँ पर भी एग्जामिनर ने 1 मार्क्स जो है वो 4 में से दिया है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट का ई वाला, इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्लाउटेड। इसका तो आंसर जो है वो रीजनिंग यहाँ पर भी अलग है, बट आंसर यहाँ पर सेम है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो डेफिनेटली वायलेट जो है वो करा गया है
जब requisite documents are not placed before the board or if any board member is denied access to it. So yes, the principle of transparency has been flouted, as every director, including independent directors, should be given access to all the significant reports concerning the company. If there is a lack of information, directors would not be able to perform their duties diligently. इसमें भी एग्जामिनर ने जो है वो 1 मार्क्स 4 में से जो है वो दिया है. आंसर अगर आप देखोगे तो इनका भी इतना ही बड़ा आंसर है लगभग, और आंसर मेरा भी लगभग उतना ही है, बट फिर भी वो रीजनिंग अलग है, इसलिए उस बेसिस पे जो है एग्जामिनर ने 1 मार्क्स 4 में से दिया. तो आपको बस जीआरएमसी में अगर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी तो वो यही कि हेडिंग्स, एक तो जो मैंने बोला कि आप प्रॉपर्ली हेडिंग्स लिखो. उसके बाद में जहाँ पर सेक्शन नंबर या रूल नंबर की बात है तो वो आपको तभी लिखना है जब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उसको लेकर के. आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो पॉइंट को एलेबरेट करने के लिए. दूसरा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है. जैसे मैंने कई सारे क्वेश्चन में जो है गलती करी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैंने क्या लिख दिया. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का, ये भी आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद में जो आपका पार्ट सेकंड है एंड जो पार्ट थर्ड है वो आपको जो है अच्छे से करना है, और आप यहीं से अपना पेपर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस पेपर के अंदर. So this was the complete analysis of my certified copy of GRMC. I hope you have got answers to various questions when it comes to presentation in this particular paper. Also, I would like to share 3 tips with you for this particular paper. First, properly complete part B and part C. Second, use mnemonics or audio recording to learn the points or principles. And third, instead of trying to learn the complete point, try to properly learn the headings and elaborate the point in your own language. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.